नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जहरीली हवा में घुटता दम। वायु प्रदूषण में शहरों का दम घुट रहा है। हाल ही में जारी लेंसन प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 10 शहरों में हर साल 33,000 से ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण हो जाती हैं। ये केवल 10 शहरों का आंकड़ा है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण देश में मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 80,000 से कम नहीं है। लेंसन प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट में 2019 तक के आंकड़ों का जिक्र है। यदि 2024 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा निकल सकती है। प्रदूषण रोकने के तमाम उपायों के बावजूद वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अभी बरसात का मौसम है, इसलिए प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है उसके बाद तेज़ गर्मी पड़ती है, वायु प्रदूषण चरम स्तर पर पहुंच जाता है। सर्दी में वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक स्तर पर होता है। वायु प्रदूषण से हेल्थ बिगड़ती है, जाहिर है, लेकिन हृदय रोग भी बढ़ जाते हैं, सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। बहुत तेज़ी से ये वायु प्रदूषण जो है वो फैल रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में तो वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि वहां पर ऑड इवन नंबर की गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। दूसरे बड़े शहरों का भी यही हाल है। आखिर प्रदूषण के इस विकराल समस्या का हल क्या है और प्रदूषण से जान कैसे जा सकती है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर तेजी से दौड़ती मोटर गाड़ियां हैं। पेट्रोल डीजल से निकलने वाली जहर की वजह से आबो हवा भी खराब हो रही है। वहीं फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं से भी हवा जहरीली हो रही है और जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली और मुंबई समेत देश के 10 शहरों में 7% मौतों के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार है। सालाना 33,000 भारतीयों की मौत खराब हवा की वजह से ही हो रही है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के 10 शहरों में हर साल करीब 33,000 मौतों की वजह वायु प्रदूषण है। हवा का स्तर भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सीमा से नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के क्लीन एयर नॉर्म्स वर्तमान में प्रत्येक घन मीटर हवा में 15 माइक्रोग्राम के विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश से काफी ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साफ हवा के मानक इंटरनेशनल लेवल पर साफ हवा के मानकों से पहले ही ज्यादा है, लेकिन कई शहरों में तय मानकों से भी कई गुना ज्यादा प्रदूषण है, जो एक बड़ी समस्या है। यही वजह है कि लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, शिमला, चेन्नई और वाराणसी समेत देश के 10 शहरों में 2008 से 2019 के बीच से पता चला है कि खराब हवा की वजह से इन शहरों में 33,000 जानें गई हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 12,000 मौतें देश में हुई कुल मौतों का 11.5% है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा मौतें वाराणसी में हुई हैं, जहां हर साल 8300 लोगों की जान गई है, जो कि कुल मौतों की संख्या का 10.2% है। वहीं बेंगलुरु में 2100, चेन्नई में 2900, कोलकाता में 4700 और मुंबई में करीब 5100 लोगों की मौत हर साल वायु प्रदूषण के चलते हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सबसे कम वायु प्रदूषण पाया गया है। हालांकि अभी भी पहाड़ी शहर में वायु प्रदूषण का स्तर एक जोखिम बना हुआ है। शिमला में हर साल 59 मौतें हुई हैं, जो कि कुल मौतों का 3.7% है। तो देखिए, प्रदूषण से हम देखते हैं कि आए दिन जो लंग्स की बीमारियां होना, अस्थमा, इस कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बीमार कर रही हैं। और प्रदूषण इतना घातक है कि हृदय रोग भी बढ़ रहे हैं। और देखिए, इनकी वजह बहुत सारी हैं। एक तो बढ़ती गाड़ियाँ, फैक्ट्री से छोड़ा जाने वाला धुआं, पराली जैसी चीज़ें जला देना, या फिर और भी कई चीज़ें हम देखते हैं। ठंडों में बहुत ज़्यादा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ जाता है। और तमाम ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पर जो खासतौर पर बड़ी जगहें हैं, जहाँ पर गाड़ियों का चलना ज़्यादा होता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पर ये भी होता है कि कुछ चीज़ें ध्वस्त की जाती हैं फिर बनाई भी जाती हैं।
तो ध्वस्तीकरण में जो नॉर्म्स होते हैं उनका पालन नहीं होता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चिंताजनक विषय हो चला है, क्योंकि जगह जगह वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को फेफड़े की बीमारी होना और लंग्स के साथ साथ आप देखिए कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, हृदय रोग हुआ, कई सारी ऐसी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, जिसकी वजह से आज हम कई बार इस तरह के कार्यक्रम करके ये चिताने की कोशिश करते हैं किसी तरह बिगड़ता रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आने वाले समय पर स्थितियां और भी विकट हो जाएंगी। देखिए हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है लेंसन प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट आप प्लैनेट के बारे में जानकारी, देश के 10 शहरों में हर साल 33,000 से ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, 10 शहरों का आंकड़ा है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण देश में मरने वालों की संख्या भी हर साल 80,000 से कम नहीं होती है। लेंसन प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट में 2019 तक के आंकड़ों का भी जिक्र है और 2024 तक की हम बात करें तो आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, मरने वालों की संख्या क्या है और इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम आगे इसे और भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्लानिटरी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 10 शहरों में हर साल 33,000 मौतें हो रही हैं और ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा है। उसके बावजूद भी क्या कोई प्रयास हो रहे हैं जो इस तरह के प्रदूषण को, पॉल्यूशन को कम करने के राह में कुछ ऐसे अच्छे काम दिखाते हों? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार फैक्ट्रीज की चिमनी के जो मुँह हैं वो आसमान की तरफ खुले हुए हैं। जलाने के मामले में कई सारे फाइन चार्ज होते हैं, पराली जलाने के लिए भी अब नॉर्म्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वो थम नहीं रहा। और गाड़ियां अब हम देख रहे हैं ई व्हीकल्स आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अभी भी कम नहीं हैं, तो प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। दिल्ली में और D1 का फॉर्मूला अपना लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। योगेश, विनोद, क्या बताएंगे? अगर बात करें पारुल तो हम दिल्ली में जैसे देखा जाए, जैसे ही दिवाली का सीजन निकलता है, दिवाली के बाद में पोल्यूशन का जो लेवल है बहुत चरम पर हो जाता है। एक तो दिल्ली में जलने वाली आतिशबाजी, कहा जाए दिल्ली में जबकि आतिशबाजी पे पूरी तरह बैन लगा हुआ है, मगर फिर भी बहुत ज्यादा आतिशबाजी जलाई जाती है। उसके बाद आता है हवा का दबाव का जो लेवल है वो कम होता है, हवा का लेवल दबाव कम होने की वजह से वो पोल्यूशन बढ़ता है। फिर आता है गाड़ियों का पोल्यूशन, जो गाड़ियों से जहरीला धुआं निकलता है, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनके धुएं से, और रही सही कसर जो पार कर जाती है वो होती है इंडस्ट्री एरिया से चिमनी से निकलने वाला धुआं। आपने देखा होगा जैसे सर्दी बढ़ती है, दिल्ली की सर्दी बहुत खतरनाक है, लोग उससे बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं, जगह जगह आग जलाते हैं, उसका भी धुआं, और यही सब मिलाकर दिल्ली को बहुत ज्यादा जहरीला बना देता है। अभी जैसे आपने कहा 10 से 12,000 मौतें हर साल दिल्ली में पोल्यूशन से होती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें जो दिक्कत आती है, समस्या आती है बुजुर्गों के लिए। उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो स्वास्थ्य के मरीज है, सांस के मरीज हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। इसी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें दिल्ली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का दिल्ली का जो पोल्यूशन का लेवल है वो चरम सीमा पर होता है। प्रदूषण से होने वाली कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज यही है कि आप प्रदूषण से बचें। कई बार तो शुरुआती दौर में तो कि आप जितना क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, अगर वो हवा ही साफ नहीं है तो फिर कहाँ जाइएगा, कितने पेड़ पौधे लगाइएगा, क्या कीजिएगा। खैर, डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार पारुल। डॉक्टर साहब, पोल्यूशन को लेकर आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो आंकड़ा सामने आया है, प्लानिटरी रिपोर्ट, लेंसन प्लानिटरी रिपोर्ट, ये बताती है कि 10 शहरों का आंकड़ा ये है कि 33,000 से ज़्यादा भारतीय खराब हवा की वजह से मौत के शिकार होते हैं या फिर बीमारियों के शिकार होते हैं, मौत के आगोश में चले जाते हैं। क्या बताएंगे आप? कई सारे ऐसे कारण हैं जिन पर चर्चा की जाती है, लेकिन कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो घातक हैं, जो प्रदूषण की वजह से ही हो रही हैं? पारुल, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 33,000 मौतों का आंकड़ा है, ये अधिकृत शासकीय आंकड़ा है जी। अनधिकृत और अशासकीय रूप से भी कई ऐसी मौतें होती हैं जिन्हें कारणों के आधार पर चिन्हित करना कई बार मुश्किल होता है, या कई बार कारण जो होता है उसमें आंशिक कारण होता है, पूरी तरह एक प्रदूषण नहीं होता, लेकिन प्रदूषण का भी बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती किसी व्यक्ति की मृत्यु में। यदि प्रदूषण की बात है तो इसका सबसे बड़े 2 अलग अलग बिंदुओं पर हम इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। पहली चीज हमें ये समझना होगा कि इसके बचाव के उपाय क्या हैं, और दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि इलाज के उपाय क्या हैं, और यदि इलाज होने के बाद यदि व्यक्ति स्वस्थ हो गया तो फिर उसके बाद क्या उसको किसी प्रकार के सांस की तकलीफ के लिए रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, या उसको आगे कैसे उसका फिर से नए सिरे से रिहेबिलिटेट करने के बाद
पुनर्स्थापित करने के बाद, उसके स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना के बाद उसको किस तरीके से फिर से ये इस परेशानी से वो ना जूझे, इसके लिए सोचना पड़ेगा। 3 अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ पर हम इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। पहला बिंदु बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में शासन, समाज और प्रशासन के साथ साथ जनता सभी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। जैसा आपने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में जो पराली जलती है, मैं कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से निकलता हूँ, बहुत धुआं होता है, लेकिन इस अपराध को संगठित तरीके से करने के लिए शासन पर, यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, दबाव बनाया जाता है कि पराली को गैर कानूनी आप सरकार ने घोषित कर दिया था, उसको दंडनीय अपराध बना दिया था, लेकिन किसानों ने एकजुट होकर अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को नहीं देखा। उन्होंने अपनी सुख सुविधा और अपनी व्यवस्था को देखा और पराली के खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई थी, उसमें शासन कहीं न कहीं वोटों के राजनीति के दबाव में पराली को उन्होंने जो गैर कानूनी घोषित किया था, उसे फिर कानून को वापस ले लिया। एक चीज। दूसरी, शहरी क्षेत्र में यदि हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में प्रदूषण के कई सारे कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सड़क पर चलने वाले वाहन, ये दो उनमें बड़े और प्रमुख कारण है। तीसरा, फैक्ट्रीज, और चौथा, यदि अनधिकृत रूप से कई बार, जैसा आपके उन्होंने भी बताया है, आपके एंकर ने भी बताया कि जो सड़कों पर कई बार अलाव जलाया जाता है और अलाव में टायर जलाए जाते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि टायरों का जो धुआं होता है वो बेहद जहरीला होता है, प्लास्टिक का जला धुआं बेहद जहरीला होता है। तो इन सब बिंदुओं को हमको समझना पड़ेगा और प्रत्येक दिन अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा, वरना इस समस्या का कोई हल नहीं है। अब उसके बाद आता है कि यदि मतलब किसी को रोग हो जाए तो उसके लिए क्या करना। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, उसको न्यूमोकोनियोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, उसकी शरीर में फेफड़ों की क्षमता कम हो सकती है। ये सारे के सारे कारण होते हैं जिसके कारण कहीं न कहीं व्यक्ति सांस का रोगी हो जाता है और उसके बाद उसकी शारीरिक क्षमता में, चूंकि ऑक्सीजन बहुत शरीर के लिए प्राणवायु होती है, तो उसकी शारीरिक क्षमता में एक बहुत बड़ी गिरावट आती है और उस गिरावट के कारण वो जिंदगी भर भुगतता है। इन सब चीजों को लोगों को समझना पड़ेगा। और यदि किसी का रिहेबिलिटेशन हो गया, कोई व्यक्ति ठीक हो गया, तो वो खुद भी बाद में उससे बचकर चले, उसका परिवार उसका ध्यान रखे। वो यदि किसी कारोबार से, ऐसे किसी कारोबार से जुड़ा है कि कारोबार बदलना चाहिए तो बदलना ही चाहिए, और परिस्थितियों को और वातावरण को बदलकर और अपने आप को सावधानी से आगे रखकर चलना पड़ेगा। उसको स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, वरना वो फिर से बीमार जरूर होगा। बिल्कुल। और ऐसी प्रदूषण वाली हवा सभी को मिल रही है। अगर जहरीली हवा है तो वो सभी को मिल रही है, आम हो, खास हो, करोड़पति हो, लखपति हो, कितने मिलियनर्स हो, सभी को उसी हवा के बीच में ही अपनी सांस लेनी पड़ रही है। तो आखिर क्यों इस पर खुद जो इस तरह के फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के ओनर्स है, संचालक हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते कि आखिरकार भुगतना तो सभी को ही पड़ेगा। और सर, भोपाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 है, 101, जबकि 100 के अंदर होना चाहिए, 100 के नीचे होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास होते नहीं हैं। हालांकि ई व्हीकल्स ने थोड़ा बहुत योगदान दिया है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि हम पॉल्यूशन को कम होता हुआ देखें। खराब सड़कें, उस पर चलती गाड़ियाँ, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर किसी तरह के नॉर्म्स का पालन नहीं होता है। डॉक्टर साहब जी, पिछले 1 साल में यदि हम देखें तो भोपाल में 45,000 4 पहिया वाहन यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के रहवासियों द्वारा खरीदे गए। 45,000 4 पहिया वाहन। 2 पहिया वाहनों की संख्या के बारे में कोई अधिकृत आंकड़ा मेरी जानकारी में नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या में एक शहर में इतने ज्यादा वाहन खरीदे जाएंगे तो वो चलाए भी जाएंगे, उनका धुआं भी निकलेगा। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या लेना देना। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सरकार ने एक बहुत अच्छा नियम लागू किया था, ऑड एंड इवन का, लेकिन उसे लोगों ने मजाक समझा, उसकी गंभीरता को नहीं समझा। और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जिस तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो वगैरह आएगी तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन पहले हम देखते थे कि एक घर में 1 4 व्हीलर होता था, आजकल यदि किसी घर में 4 वयस्क है तो 3 या 4 4 व्हीलर होने लगे। कहीं न कहीं लोगों को, सरकार को, सबको समझना पड़ेगा। और इसमें कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उनका पीयूसी सर्टिफिकेट पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पीयूसी सर्टिफिकेट पर शासन जितनी सख्ती करेगा उतना पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, लेकिन ये अकेले शासन का दायित्व नहीं है। हमारा खुद का, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे बच्चों के लिए हमें इस दायित्व को समझना ही पड़ेगा, वरना एक बहुत जो भयावह स्थिति भोपाल की भी निर्मित हो रही है, उसमें कहीं न कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, और हमको हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के आधार पर कहीं न कहीं इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना हम आने वाले कल में अगली पीढ़ी को क्या विरासत में देकर जाएंगे,
वो तो जहर के वातावरण में, जहरीली हवा में जिंदगी गुजारेंगे और जहरीली हवा में तैरेंगे, और जब वो जिंदगी जहरीली हवा में गुजारेंगे तो निश्चित तौर पर उस जहरीली हवा का जहरीला असर ही उनके शरीर पर होगा। हम उन्हें स्वास्थ्य नहीं देकर जा रहे हैं, हम उन्हें सुख सुविधा देकर जा रहे हैं, पर स्वास्थ्य के साथ जरूर खिलवाड़ करके जाएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। विनोद, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बड़ी आबादी है, लोगों का गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा आम जनमानस भी उतना, मुझे लगता है कि जैसे कि अभी सर ने बताया कि कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो कर रहे हैं, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो उन्हें दूसरों से क्या मतलब। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में उठाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी सामान्य दिनों में, अभी ठंड उतनी नहीं आई है, हम ठंड का भी जिक्र कर रहे थे, सामान्य दिनों में ही अगर 158 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो बाकी दिनों में तो सांस लेना भी दूभर हो जाता होगा दिल्ली में। पारुल, देखा जाए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दिल्ली में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चलन चला है। आप देखा जाए चाहे 4 व्हीलर हो चाहे दुपहिया वाहन हो, ज्यादातर आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ही ध्यान दिया जा रहा है। उसी तरह से हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर दिल्ली की बसों की बात करें, डीटीसी बसों की, तो दिल्ली में इस समय 40 से 50% जो है डीटीसी की बसें इलेक्ट्रिक चल रही हैं। मगर अब बात आती है आम जनता पर, जैसे बहुत सारे दुपहिया वाहन है जिन पर पीयूसी सर्टिफिकेट भी नहीं होते और वो धड़ल्ले से चलते हैं। ज्यादातर लोगों में इसमें लापरवाही है और कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं। सभी काम प्रशासन के नहीं है, कुछ हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं, कुछ बार अगर बरसात का मौसम नहीं होता तो आज भी दिल्ली का पोल्यूशन चरम पर था और कहीं ना कहीं सांस लेने बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सर, अब इस समय गर्मियां हैं, आपने देखा होगा इस समय दिल्ली में गर्मी भी चरम पर थी, तो लोगों ने एसी भी दबाकर यूज किए, पूरी तरह एसी का यूज होता है। जो एसी से जो हवा निकलती है, जो गर्म हवा निकलती है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत घातक होती है, वो भी पोल्यूशन में बहुत ज्यादा उसका योगदान होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जो स्थितियां हैं सो तो हैं, अब इनमें बचा कैसे जाए? अगर कोई चाहता है कि वो इन बीमारियों से बचे, तो आखिर फिर क्या मास्क लगाकर घूमे? ऑक्सीजन साथ में तो लेकर घूमा नहीं जा सकता, क्या उपाय बताएंगे आप? देखिए, जो बचने के उपाय की बात करें तो इसके 3 अलग अलग बिंदुओं पर हम बचने के उपाय कर सकते हैं। एक, निजी तौर पर व्यक्तिगत उपाय हम क्या करें, जहां कहीं पोल्यूशन ज्यादा हो तो कोशिश करें कि मास्क पहने, लेकिन मास्क को भी लंबे समय तक पहने रखने में हमको गहरी और लंबी सांस लेना पड़ती। ऐसी परिस्थितियों में हमारी मांसपेशियां, जो फेफड़े की मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियां, उन पर भी विपरीत असर पड़ता है। और कहीं न कहीं जो बहुत ज्यादा, यदि मास्क यदि बहुत मोटा है या मास्क यदि मान के चलें कि मानकहीन मास्क है, मानक विहीन मास्क है और मास्क अच्छा नहीं, तो फिर उससे भी कहीं न कहीं दिक्कतें आती है। तो लोगों को मास्क पहनना चाहिए, लेकिन मास्क मानक स्तर वाला हो, अधिकृत मास्क हो, कोई भी कैसा नहीं कुछ भी कपड़ा बांध लिया, इस तरह नहीं करना चाहिए। एक व्यक्तिगत तौर पर हम ये कर सकते हैं। दूसरा, हम हमारे पारिवारिक तौर पर या हमारे मोहल्ले समाज के लिए हम किस तरह की किन किन जिम्मेदारियों को ध्यान दें, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। चौथा, हमको हमारे, यदि हम किसी प्रकार का कारोबार करते हैं तो हमें व्यावसायिक जिम्मेदारियों में पॉल्यूशन को हम क्या नुकसान पहुंचा है उसको ध्यान देना पड़ेगा। फिर एक सामूहिक दायित्व आता है, समाज में सबका दायित्व आता है। उस दायित्व के अंतर्गत हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस गाड़ी में हम घूम रहे हैं उसमें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो हम निश्चित तौर पर समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है समाज का दायित्व, फिर शासन का दायित्व आता है। शासन के दायित्व में 2 चीजें आती है। एक आता है शासन के दायित्व में कि किसी भी प्रकार की जागरूकता अभियान चलाएं, और दूसरा, शासन यदि जागरूकता अभियान के पर्याप्त मात्रा में चलाने के बावजूद यदि किसी प्रकार की इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो उनमें एक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसको दंडनीय अपराध को भी बहुत अच्छे से लागू करें। क्योंकि इस देश की जनता, कुछ लोग पुचकारने से चलते हैं, कुछ लोग प्यार से चलते हैं, कुछ लोग मार से चलते हैं। जो प्यार से समझे उनको मोटिवेट करें, उनके लिए जागरूकता करें, और जो मार से समझे उन पर कानूनी दंड प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई होना ही चाहिए। तब जाकर मैं समझता हूँ कि एक बड़े स्तर पर ये सब चीजें होंगी। लेकिन जब कभी इस तरह के विषय आते हैं तो होता ये है कि उस विषय का जब तक कोई मामला बहुत गंभीर होकर चर्चा में रहता तभी तक सारी बातें होती हैं, और उसके बाद जैसे ही कोई गंभीर मसला खत्म हुआ उसके बाद फिर से नए सिरे से वही डर्रा, वही गैर कानूनी चीजें, वही हल्का कानून, वही लचीला कानून और वही सब चीजें शुरू हो जाती, जिससे ये आज की तारीख में हम पॉल्यूशन को, जो हमारी जो गैस, हमारी जो हवा को जहरीला करने में किसी भी प्रकार की कोताही या पाबंदी नहीं रखते हैं, लोगों को प्यार से भी और लोगों को मार से भी। मैं तो मानता हूँ कि दोनों तरीके से शासन को समझाने के प्रयास जारी रखना चाहिए। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना चाहिए। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं विनोद से एक सवाल और लूँगी, और विनोद इसलिए भी ये सवाल ज़रूरी हो जाता है कि बढ़ता पॉल्यूशन जिसकी वजह से हीट ज़्यादा बढ़ती है, और हम ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि दिल्ली उन जगहों में आता है जहां पर हमने बाढ़ भी देखी है। पिछले दौर में भी, पिछली बारिश में भी हमने देखा था कि काफ़ी जगहों पर पानी भर गया था। तो क्या ये माने कि क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ती हीट, और उसके बाद जब बारिश का समय आए तो फिर बाढ़ की स्थितियां बन जाना, और हम देखते हैं कि कई जगहों पर आलम यह है कि जहां कम बारिश होती थी वहां एकदम बारिश का जो दौर है, जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, और जहां पर ज़्यादा बारिश होती थी वहां पर कम बारिश होने लगी है। तो ये भी एक पॉल्यूशन का कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं हीट भी बढ़ रही है, वातावरण में जो टेम्परेचर होना चाहिए उसमें भी इंक्रीज बहुत गर्मियों में ज़्यादा देखा हमने। अरुण, देखा जाए तो जो पेड़ों की अवैध कटाई होती है कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक आदेश था कि भारत में अभी भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा पेड़ों की जरूरत है। अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग की बात करें और टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो हमें कहीं ना कहीं ग्रीनरी पे ध्यान देना होगा, जो अवैध कटाई है इस पर भी ध्यान देगा। उसी तरह से आपने कहा बाढ़ के हालात, तो जो नदियों में अवैध खनन होता है उस पर भी रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि नदी है उसे अपना रास्ता चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अमूमन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हालात यही हैं। अगर मैं दिल्ली का जिक्र करूं तो हर साल यहां 12,000 मौतें प्रदूषण की वजह से होती हैं, और कुल मौतों का जो आंकड़ा है 11.5% है। वहीं वाराणसी में भी जो है आंकड़ा सामने आया है, 8,300 लोगों की जान यहाँ पर दिल्ली के बाद जो वाराणसी है वहाँ पर जहरीली हवा की वजह से हुई है। तो प्रदूषण ने हर जगह तबाही मचाई हुई है। ये स्लो पॉइजन है जो आपके शरीर में जाता है और आपके किसी न किसी ऑर्गन को, आपके किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर रहा होता है। फिर आप कहते हैं कि हम पहले तो इतना बीमार नहीं पड़ते थे, पहले के लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, तो पहले इतना प्रदूषण भी नहीं होता था। आप आज हवा में जहर ले रहे हैं और इसके जिम्मेदार आप और हम सभी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से फैक्ट्रियों का धुआं छोड़ा जा रहा है, इंडस्ट्रीज का केमिकल वेस्ट छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद गाड़ियां इतनी ज़्यादा तादाद में उठ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो बहुत ही कम उपयोग हो रहा है, और उसके अलावा आपको अगर पास के किराने की दुकान पर भी जाना है तो भी आप अपनी गाड़ी निकाल कर जा रहे हैं, फिर आप 2 व्हीलर का उपयोग करें। हालांकि अब बहुत ज़्यादा लोगों ने ई व्हीकल्स उठाए हैं, उससे प्रदूषण में कुछ हद तक व्हीकल्स के मामले में तो कुछ कमी आई है। जो परसेंटेज व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता था उसमें कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रयास करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आप और हम सभी को ये योगदान देना होगा कि जहां हम अपने तरीके से कुछ कोशिशें कर सकते हैं प्रदूषण कम करने की, उसका आवश्यक ध्यान रखें। और इसके इतर, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनका जीवन भी बहुत ज़्यादा नहीं बच रहा। आप देखिए पहले लोग 100-120 साल तक जीते थे, अब 60, 70, 80 यही मैक्सिमम उम्र रह गई है। इसके पीछे की वजह यही है कि हम धीरे धीरे हवा में ही स्लो पॉइजन ले रहे हैं। इससे बचाव ये है जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऑथेंटिक मास्क पहनिए। जहां आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसे एरिया में आप रह रहे हैं, अगर आप ग्रामीण अंचलों के किसान भाई हैं तो पराली का जलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से न केवल आपके ग्रामीण अंचलों में बल्कि अलग अलग जगहों पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता है उसकी वजह से जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इसकी जद में आते हैं। तो हम सभी को इसमें हाथ से हाथ मिलाकर योगदान देना होगा, तब जाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरेगा, तब जाकर जो जहरीली हवा से होने वाली मौतें हैं वो होंगी और दोबारा से जीवन लंबा हो सकेगा। वरना आप कहते हैं ना कि मौत कब आ जाए पता नहीं चलता, तो इसकी वजह यही है कि मौत आने के पीछे का कारण ये है कि हमने अपने एयर क्वालिटी के बारे में सोचा ही नहीं कभी, या सोच भी रहे हैं तो उसके लिए प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद एक बड़ा काम हम कर पाएंगे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।